हेलो एवरीवन। श्री नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आरआरबी और नोट सेट के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिक साइन ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में कौन सा क्लासिक साइन है जो देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है जुगलर वेन डिस्टेंशन, ऑप्शन बी है पेरिफेरल इडिमा, ऑप्शन सी है पल्मोनरी कंजेशन, ऑप्शन डी है हेपेटोमेगाली। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में कौन सा साइन देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में मोस्ट कॉमनली लंग्स के अंदर फ्लूइड का कंजेशन हो जाता है, लंग्स के अंदर फ्लूइड का जमावड़ा हो जाता है, लंग्स के अंदर एडिमा हो जाता है। तो मोस्ट कॉमनली अपने को ऑप्शन सी है इसमें पल्मोनरी कंजेशन इसका राइट आंसर होगा। तो लेफ्ट साइड में पल्मोनरी से रिलेटेड जो भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे ऑर्थोपेनिक हो गया या फिर टेकिकार्डिया हो गया, ये साइन सिम्टम लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। और राइट साइड में साइन सिम्टम जो होते हैं वो जुगलर वेन डिस्टेंशन हो गया, पेरिफेरल एडिमा हो गया, हेपेटोमेगाली हो गया और असाइटिस हो गया। जनरलाइज्ड जो भी एडिमा होता है वो राइट साइड देखने को मिलता है, और पल्मोनरी या फिर लंग्स के अंदर जो फ्लूइड का कंजेशन होता है वो लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पल्मोनरी कंजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू कोज मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस हो जाएगा उस कंडीशन के अंदर। ऑप्शन ए है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ऑप्शन बी है प्रोलॉन्ग वोमिटिंग, ऑप्शन सी है क्रोनिक डायरिया, ऑप्शन डी है एक्यूट किडनी इंजरी। तो मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस में क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसमें एल्कलाइन कंडीशन बढ़ जाती है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में तो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर एसिडोसिस होगा। प्रोलॉन्ग वोमिटिंग में क्या होता है कि जो अपना एसिड है HCl है वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे मैक्सिमम ज़्यादा चांसेस रहते हैं एल्कलाइन का। तो इसमें प्रोलॉन्ग वोमिटिंग के अंदर मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस देखने को मिलता है। क्रोनिक डायरिया के अंदर भी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर वो एल्कलाइन है वो ज़्यादा लॉस हो जाएगा डायरिया के थ्रू। और एक्यूट किडनी इंजरी में भी अपने को मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस एसिडोसिस देखने को मिलेगा एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, प्रोलॉन्ग वोमिटिंग में मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ऐसा कौन सा मोस्ट इफेक्टिव वे है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए। पहला ऑप्शन है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक टू ऑल पेशेंट, ऑप्शन बी है असेप्टिक यूजिंग असेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग प्रोसीजर, ऑप्शन सी है परफॉर्म हैंड हाइजीन, ऑप्शन डी है आइसोलेटिंग ऑल पेशेंट विद इन्फेक्शन। तो मोस्ट कॉमन इफेक्टिव वे कौन सा होगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा परफॉर्म हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन मोस्ट इफेक्टिव वे है जिससे अपन हॉस्पिटल में एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन होता है उससे अपन बचा जा सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा होता है, ई-कोलाई होता है जो कि कैथेटर से होता है। यूटीआई मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल के अंदर, और उसके अंदर इन्फेक्शन जो होता है वो ई-कोलाई देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर पेशेंट में इसका कौन सा होगा, इसका हैंड हाइजीन होगा। और हैंड हाइजीन अपन यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली हैंड हाइजीन का टाइम देखते हैं हैंड वॉशिंग का 40 to 60 सेकेंड, और हैंड रब करते हैं उसमें अपन टाइम देखते हैं 20 to 30 सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा हुआ है और नोट शीट में भी कई बार आ गया, और ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पोजीशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट हु इज इन शॉक। शॉक के अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं पेशेंट को, मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन। शॉक पेशेंट को शॉक हो गया और उस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे। पहला ऑप्शन है सुपाइन, दूसरा ऑप्शन है सेमी फाउलर, ऑप्शन सी है ट्रेंडलबर्ग, ऑप्शन डी है हाई फाउलर पोजीशन। तो शॉक वाले पेशेंट को अपन देखते हैं, शॉक किसको बोलते हैं, जिस पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गया या फिर पेशेंट को अनकॉन्शियस हो गया उस पेशेंट को अपन शॉक मानते हैं। तो शॉक वाले पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गया तो उस पेशेंट को अपन पोजीशन देंगे ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं शॉक वाले पेशेंट को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो एक कार्डियोजेनिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर अपन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देंगे, और ये अपन डिफाइन करेंगे इसको कौन सा शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया या फिर न्यूरोजेनिक शॉक हो गया, जितने भी सारे शॉक हो गए सब में ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं, सिर्फ एक कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टाइप ऑफ आइसोलेशन परक्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस। एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है उसमें कौन सा आइसोलेशन यूज करेंगे, आइसोलेशन परक्यूशन यूज करेंगे ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के लिए। तो पहला ऑप्शन है ड्रॉपलेट परक्यूशन, ऑप्शन बी है कॉन्टैक्ट परक्यूशन, ऑप्शन सी है एयरबोर्न परक्यूशन, ऑप्शन डी है स्टैंडर्ड परक्यूशन,
तो इसमें राइट आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के लिए एयरबोर्न परक्यूशन यूज़ करते हैं और इसमें एक आइसोलेशन रूम के अंदर रखते हैं पेशेंट को, ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को, और उसको नेगेटिव प्रेशर रखते हैं उस रूम का। नेगेटिव प्रेशर मतलब रूम की जो एयर है वो बाहर गैलरी में या फिर बालकोनी में नहीं आती, वो पीछे की साइड में उसको एग्जिट कर दिया जाता है। और इसमें N95 जो मास्क यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट परक्यूशन यूज़ के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एयरबोर्न परक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी वैल्यू वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी एलिवेटेड इन ए पेशेंट विथ लीवर फेलियर। एक लीवर फेलियर का पेशेंट है, कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू है जिसका एलिवेटेड देखने को मिलेगी? हीमोग्लोबिन, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम बिलिरुबिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो लीवर फेलियर में कौन सी वैल्यू देखने को मिलेगी? पहला ऑप्शन हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन नहीं देखेंगे। हीमोग्लोबिन जैसे कोई हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसमें अपन देख सकते हैं हीमोग्लोबिन का लेवल ऊपर नीचे हो गया। और सीरम क्रिएटिनिन है, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल किडनी डिसऑर्डर में देखते हैं, जैसे एक्यूट किडनी फेलियर हो गया या फिर क्रोनिक किडनी फेलियर हो गया, उसके अंदर सीरम क्रिएटिनिन का लेवल चेक करते हैं। तो सीरम बिलिरुबिन इसका राइट आंसर होगा। SGOT SGPT वो भी देखते हैं लीवर फेलियर के अंदर, और इसका राइट आंसर होगा सीरम बिलिरुबिन। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी देखते हैं लीवर फेलियर के अंदर, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी देखते हैं, पर मोस्ट कॉमनली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल फ्लक्चुएट होता है तो वो होता है किडनी फेलियर में, लीवर फेलियर में कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बिलिरुबिन। बिलिरुबिन भी है और PTINR भी देखते हैं लीवर फेलियर में, और SGOT SGPT वो भी देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बिलिरुबिन। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस किस में होता है? पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है। अब क्वेश्चन में आ रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो रहा है कि यदि पेशेंट का एल्कलाइन ज़्यादा लॉस हो रहा है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में एल्कलाइन ज़्यादा लॉस हो रहा है। पहला ऑप्शन है वोमिटिंग, दूसरा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तीसरा है हाइपोवेंटिलेशन, चौथा है एक्सेसिव यूज ऑफ एंटासिड। तो इसमें वोमिटिंग यदि हो रहा है पेशेंट को तो उस पेशेंट में क्या देखेंगे? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखेंगे। और पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में एसिडोसिस है, साफ दिख रहा है इसके अंदर कि इसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होएगा। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का मतलब ये है कि पेशेंट को डायबिटिक था और उसके बाद में उसको एसिडोसिस हो गया। डायबिटिक में क्या होता है? पेशेंट को इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी के कारण जो इंसुलिन क्या करता है, फैटी एसिड और एमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये इंसुलिन का फंक्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि फैटी एसिड और अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है कि एसिड इसमें इंसुलिन की कमी के कारण ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है, या फिर ये प्रोसेस होती नहीं है। तो इसके कारण इस पेशेंट में एसिड हो जाता है, एसिड का लेवल, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड का लेवल ब्लड में लेवल बढ़ जाता है। तो इस पेशेंट को बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो इसका राइट आंसर होगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट इज यूज टू मॉनिटर लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल इन डायबिटिक पेशेंट। एक डायबिटिक का पेशेंट है और उसका लॉन्ग टर्म के लिए हम उसका ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर कर रहे हैं, तो कौन सा लेवल देखेंगे? पहला है सीरम ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन बी है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c, और ऑप्शन सी है फास्टिंग ब्लड शुगर, और ऑप्शन डी है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो लॉन्ग टाइम के लिए ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल के लिए हम कौन सा टेस्ट देखते हैं? डायबिटीज या शुगर चेक करने के लिए जितने भी इसमें टेस्ट दे रखे हैं, सीरम ग्लूकोज लेवल, HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, सारे चेक करते हैं, सारे के सारे चेक करते हैं ग्लूकोज चेक करने के लिए। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लॉन्ग टर्म, आज से 3 महीने पहले, आज से 4 महीने पहले लॉन्ग टर्म यदि उसका शुगर का लेवल देखना हो तो उस पेशेंट को अपन HbA1c का लेवल देखते हैं। नॉर्मल होता है 6 to 7, 7 से ऊपर है प्री डायबिटिक, 8 से ऊपर है डायबिटिक, 8.5 से ऊपर है मोर डायबिटिक, मतलब फुल डायबिटिक है उसको, वो सीवियर डायबिटिक है। 6 से 7 तक नॉर्मल लेवल होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का। तो ये मोस्ट कॉमन 90 डे तक देखते हैं, 80 डे 90 डे, या फिर अपन 2 मंथ 3 मंथ भी बोल सकते हैं इसे, 3 मंथ तक यदि उसका कंट्रोल, उसका शुगर का लेवल देखना तो HbA1c का लेवल देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? HbA1c। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट एक्सपीरियंस ए टोनिक क्लोनिक सीजर। एक पेशेंट है टोनिक क्लोनिक सीजर का, और उसके अंदर मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन हम कौन सा करेंगे सीजर के दौरान? उसका मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, पहला ऑप्शन है इंसर्ट एन ओरल एयरवे, ऑप्शन बी है रिस्ट्रेन दी पेशेंट, ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट दी पेशेंट फ्रॉम इंजुरी, ऑप्शन डी है एडमिनिस्टर ओरल ग्लूकोज।
क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर इसका होगा प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजुरी। ए पेशेंट है, उसको सीजर आ रहा है, सबसे पहले नर्सिंग स्टाफ का प्रायोरिटी एक्शन होगा उसका इंजुरी से बचाने के लिए। पेशेंट का सीजर आ गया, सीजर कंप्लीट हो गया, हमने देखा है कि पेशेंट जो मूवमेंट है या फिर जो टोन थी पेशेंट की वो नॉर्मल होगी, उसके बाद में सेकंड नेक्स्ट प्रायोरिटी एक्शन होगा नर्सिंग स्टाफ का, वो होगा इंसर्ट एन ओरल एयरवे। एयरवे सेकंड होगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एम्स में बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत बार मतलब ये कि बी क्वेश्चन आता ही है, जीएमसीएस में भी आया हुआ है, एम्स में भी आया हुआ है, आरआरबी में भी पूछते हैं कि टोनिक क्लोनिक सीजर आ रहा है पेशेंट को, कौन सा प्रायोरिटी एक्शन होगा? ड्यूरिंग सीजर आंसर होगा प्रोटेक्ट द इंजुरी। आफ्टर सीजर एयरवे मैनेजमेंट, यही इसी में ये इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, कहाँ दे रखा है? पेशेंट एक्सपीरियंस टोनिक क्लोनिक सीजर है, मतलब सीजर चल रहा है तो इंजरी से बचाएंगे, और सीजर हो गया कंप्लीट उसके बाद में अपन मोस्ट एयरवे को प्रेफर करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटेक्ट फ्रॉम पेशेंट फ्रॉम इंजुरी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है, उसमें प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? पहला ऑप्शन है इनकोरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। ऑप्शन बी है एडमिनिस्टर एंटीकोगुलेंट थेरेपी एज प्रिस्क्राइब्ड। ऑप्शन सी है परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी। ऑप्शन डी है एडमिनिस्टर ओरल फ्लूइड। तो सस्पेक्टेड है पेशेंट को, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है पेशेंट को, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है इनकोरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? एक पेशेंट है उसको एम्बोलिज्म है, क्या उसको कफ कराने से, खांसी कराने से एम्बोलिज्म ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि उसको देते हैं डीप ब्रीथिंग से, उसे क्या है वो ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा, पर जो एम्बोलिज्म हो गया है उसको वो ठीक नहीं कर सकता उसकी खांसी से या फिर डीप ब्रीथिंग से। और ऑप्शन बी एडमिनिस्टर एंटीकोगुलेंट थेरेपी एज प्रिस्क्राइब्ड। ऑब्वियसली यही राइट आंसर है इसका। एडमिनिस्टर एंटीकोगुलेंट थेरेपी प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको हेपरिन देंगे, उसको वारफेरिन देंगे, क्योंकि जो एम्बोलिज्म चला गया है उस एम्बोलिज्म को डिजोल्व करने के लिए, नया एम्बोलिज्म नहीं बने, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेपरिन या फिर वारफेरिन देते हैं पेशेंट को, एम्बोलिज्म वारफेरिन। ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, एंटीकोगुलेंट थेरेपी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? एडमिनिस्टर एंटीकोगुलेंट थेरेपी। तो डेली इसका यूट्यूब चैनल में वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।